हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब। हम यहाँ पे आज फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी, जिसमें उसने बहुत सारे विभागों का गठन किया था, हमने वो देखा था। आज हम उसके समय में कुछ विज्ञान से संबंधित चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे, और उसके बाद फिर उसके जो धर्म को लेकर उसकी क्या नीति रही है और क्या उसकी राजनीति रही है, उसके बारे में हम कुछ अध्ययन करेंगे। तो मैं सिद्धांत मिश्रा हूँ, मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया हिस्ट्री में, और हम चलते हैं आज अपना लेक्चर शुरू करते हैं फ़िरोज़ शाह तुगलक के ऊपर। सबसे पहले हम इसके ज्ञान और विज्ञान की अगर हम बात करें तो इसके समय में एक ताश घड़ियाल का निर्माण हुआ, जिसको जल घड़ी कहते हैं, वाटर क्लॉक। ये समय देखने के लिए पानी का इस्तेमाल करके एक ऐसा यंत्र बनाया गया है। इसमें अगर आप देखें, इस चित्र को देखें तो एक बड़ा सा टब है जिसमें पानी भरा हुआ है, और उसके अंदर एक प्याला रखा हुआ है, ये तांबे का। इस प्याले के तल्ले में एक छेद है, और तल्ले के छेद के वजह से इस प्याले में जब पानी भरना शुरू होता है तो इस प्याले में जिस समय पानी भरेगा, जितना समय लगेगा उसमें कुल 24 मिनट लगेंगे। तो ये 24 मिनट का एक घड़ी बना के एक समय को नापने का एक यंत्र बनाया गया है। खगोल शास्त्रियों की मदद से इसने ये आविष्कार किया है। और ये जो धातु का प्याला है, ये जब भर जाएगा तो ये टब में नीचे जाके टकराएगा तो एक आवाज़ आएगी, और उस आवाज़ को सुन के जितने भी वहाँ पे जो अधिकारी नियुक्त किए हैं इसने, वो एक घंटा बजा के सूचित करेंगे कि एक घड़ी बीत गई है, यानी कि 24 मिनट जो है व्यतीत हो गए। तो इस तरह से ये ताश घड़ियाल इसको बोलते हैं, जल घड़ी या वाटर क्लॉक आप बोल सकते हैं। इसी तरह इसने एक सूर्य घड़ी का भी निर्माण करवाया था। तो ये इसके दो निर्माण हैं खगोल के संदर्भ में। इसके समय में अशोक के दो स्तंभों को इसने स्थानांतरण किया है, एक मेरठ से और एक टोपरा से। टोपरा हरियाणा में एक जगह है। ये अपने अभियानों के समय में इसने इन स्तंभों को देखा और इससे काफ़ी प्रभावित होता है। और दिल्ली, इनको अब बोला गया है दिल्ली टोपड़ा और दिल्ली मेरठ स्तंभ बोलते हैं, क्योंकि ये मेरठ से दिल्ली और टोपरा से दिल्ली ले आया था। और अफीफ ने तारीख़ फ़िरोज़ शाही में इसका वर्णन भी किया है। जो पहला पहला जो स्तंभ है, इसको अशोक की लाट जिसको हम बोलते हैं, दिल्ली टोपरा, इसको बड़ी लाट बोला गया है क्योंकि ये 37 फीट का है, और इसको स्वर्ण स्तंभ भी बोला गया है। इसकी ऊंचाई 37 फीट है और इसको स्वर्ण स्तंभ बोला है। और जो मेरठ की जो स्तंभ है, जो मेरठ से जो स्तंभ मिला, उसको छोटी लाट बोलते हैं। और इसको इसने कुश्क के शिकार महल में स्थापित किया, और इसकी ऊंचाई कुल 33 फीट है। तो इस तरह से ये जो अपने दोनों स्तंभों को स्थानांतरित करता है, तो इसके बारे में अफीफ कुछ इस तरह से वर्णन करता है कि जो लाट हैं, ये दोनों जो स्तंभ हैं, उनको नींव सहित खोदकर सरखंडों व खालों में लपेट कर जो है करीब 42 पहियों वाली गाड़ी में लाया गया, मतलब काफ़ी बड़े थे। और चक्कों वाले इस वाहन में रस्सी लगाकर उसे लोगों ने खींचकर यमुना तक पहुंचाया। अब क्योंकि यमुना जो है उस समय यातायात का एक साधन थी, तो यमुना तक वहां तक पहुंचाते हैं। उसके बाद फिर उसको करीब नाव में किसी तरह से बहुत सारी नावों का एक समूह बनाया जाता है, और उसमें उसको लेके जाया जाता है। और ये फिरोज़ाबाद जो मतलब जो फ़िरोज़ शाह कोटला है, ये बड़ी लाट फ़िरोज़ शाह कोटला में इसको स्थापित करने के लिए एक नया ढांचा बनवाया जाता है। और लाट को सीधी, अब क्योंकि जब लेके आ रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल लेके आ रहे हैं, अब उसको सीधा खड़ा करना है। सीधा खड़ा करने के लिए यहाँ पे इसने चरखियों का उपयोग किया, लकड़ी से बनी जो चरखियाँ हैं उनका उपयोग किया है। और उसके बाद उसको करीब जो है वो खड़ा किया गया काफ़ी परिश्रम से। तो चरखियों का प्रयोग करने का यहाँ पे हमको उल्लेख मिलता है। और ऐसा उल्लेख करने वाले ये दो ग्रंथ हैं, तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो कि अफीफ ने लिखी है। बस हमको ये ध्यान रखना है कि बरनी की तारीख़ फ़िरोज़ शाही में इसका उल्लेख नहीं है, अफीफ की तारीख़ फ़िरोज़ शाही में है। और एक सूरत फ़िरोज़ शाही है, उसमें भी इसका उल्लेख है। और ये जैसे कि अब हम अशोक के स्तंभों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि अशोक के जो स्तंभ थे उनका जो लेख है वो काफ़ी बाद में 19वीं सदी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। लेकिन ये अफीफ ऐसा वर्णन करता है कि जो उस समय के जो बहुत सारे विद्वान ब्राह्मण थे, उन्होंने ये दावा किया कि इसको उन्होंने पढ़ लिया है। और उन्होंने घोषणा की कि इस अभिलेख में एक ऐसी भविष्यवाणी की गई थी कि शिलालेख को अपने मूल स्थान से तब तक नहीं हटाया जा सकेगा जब तक सुल्तान फिरोज नाम का एक महान शासक नहीं आएगा। तो मतलब ये एक तरह से सुल्तान को मतलब खुश करने की एक कोशिश है, क्योंकि इसके लेख को जो ब्रह्मी लिपि में लिखे हैं वो जेम्स प्रिंसेप पढ़ेंगे 19वीं सदी में आगे।
अब ज्ञान और विज्ञान के बारे में जैसे मैंने बताया आपको काफ़ी रुचि ले रहा है ये सुल्तान। तो इसके द्वारा स्थापित मकतबों और मदरसों की संख्या काफ़ी अधिक थी। मदरसे जहाँ पे एडवांस लेवल की पढ़ाई होती थी, और मकतब यानी जहाँ पे प्राइमरी, मतलब जैसे आप अगर आज के हिसाब से अगर देखें तो जहाँ पे 1 से लेके और 8 तक की कक्षा की पढ़ाई हो रही हो, तो ये प्राइमरी हो गया मकतब। और ये मदरसे हो गए जहाँ पे आप 8वीं से लेके और 12वीं तक की पढ़ाई करते हो। तो इनकी काफ़ी संख्या अधिक थी, और 50 मदरसे खुलवाए जिसमें मदरसा फ़िरोज़ शाही प्रमुख है। तो हमको ये याद रखना है, नाम मदरसा फ़िरोज़ शाही प्रमुख है। और शिक्षकों को जो वेतन दिए जाते थे उनको भी इसने काफ़ी बढ़ा दिया, लगभग 1000 टंके से तक पहुंचा दिया इसने। शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी जो शिक्षा उस समय हो रही थी, अब क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत सारे कारखाने खुलवा रहा है, तो कारखाने में वहाँ पे स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है। तो वहाँ पे प्रोफेशनल एजुकेशन यानी कि व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम है वो लागू करने वाला ऐसा ये प्रथम सुल्तान है। और इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए जो मदरसे थे उनकी भी इसने मरम्मत कराई और उनको उच्च शिक्षा का केंद्र बना दिया। संस्कृत ग्रंथों का फारसी अनुवाद करने के लिए इसने एक विभाग की स्थापना की, एक अलग से एक विभाग बनाया, जो कि संस्कृत जो ग्रंथ मिले इसको पे आगे चल के जो ज्वालामुखी मंदिर में इसने जब अपना अभियान किया कांगड़ा में, तो ज्वालामुखी मंदिर से इसको कुल 1300 संस्कृत के ग्रंथ मिले जो ये दिल्ली ले आया और उसका इसने फ़ारसी में अनुवाद करवाया। तो उसी समय इसने एक विभाग की भी स्थापना की थी, जो कि अब जितने भी फ़ारसी ग्रंथ जितने भी संस्कृत के ग्रंथ मिलते थे उनका ये हिंदी अनुवाद कराता था। और ये जो 1300 संस्कृत ग्रंथ मिले इसका इसने जो हिंदी फ़ारसी में अनुवाद कराया उसका नाम रखा दलयात ए फ़िरोज़ शाही। और ये नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। दलयात ए फ़िरोज़ शाही ये क्या है, तो ये खगोल संबंधी ग्रंथ है और ये संस्कृत ग्रंथ का ही फ़ारसी अनुवाद है। इसके साथ ही साथ इसने संगीत पे आधारित एक ग्रंथ है राग दर्पण, इसका भी फ़ारसी में अनुवाद कराया। तो ये भी हमसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि संगीत पे आधारित किस ग्रंथ का फ़ारसी अनुवाद फ़िरोज़ शाह तुगलक के समय में हुआ। तो राग दर्पण नाम का एक ग्रंथ है। इसके बाद फिरोज़ाबाद में एक नक्षत्रशाला की भी इसने स्थापना की है। तो नक्षत्रशाला स्थापना करने वाला ये पहला ऐसा सुल्तान है और इसीलिए इसको सल्तनत का जय सिंह भी बोला जाता है। तो ये आप नोट कर लीजिए, सल्तनत युगीन जय सिंह, प्रश्न आ सकता है। जय सिंह इसलिए बोला जाता है क्योंकि जय सिंह ने भी एक नक्षत्रशाला, जैसा कि जयपुर या दिल्ली आपने देखा होगा तो नक्षत्रशालाएँ बनी हैं, तो जय सिंह ने ही बनवाई थी वो, तो इसलिए इसको सल्तनत कालीन जय सिंह भी बोलते हैं क्योंकि इसने भी एक नक्षत्रशाला बनाई है फिरोज़ाबाद में। अब इसकी धार्मिक नीतियों पे कुछ चर्चा कर लेते हैं हम लोग। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि धर्म को लेके अब काफ़ी परिवर्तन आएगा सल्तनत में और कट्टरता के जो अंश हैं वो उनका समावेश हो जाएगा। तो इसीलिए अब ये प्रथम ऐसा सुल्तान है जिसने शरीयत और उलेमा वर्ग को प्राथमिकता दी। अब मैंने आपको इसका कारण भी बता दिया था कि ऐसा क्यों इसने किया, क्योंकि इसकी जो इसका सिंहासनरोहण हुआ है वो उलेमा वर्ग और जितने भी शरीयत के अनुसार जो उलेमा वर्ग या अमीर थे जो उसका पालन करते थे उनकी सहमति से हुआ है, ना कि इसने अपने बाहुबल या ना ही इसने कोई ऐसी वंशानुगत नीति के तहत अपना कोई सिंहासनरोहण हुआ इसका। और उलेमा वर्ग का स्वर्ण काल माना जाता है इसका जो समय है, और उनका राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ता रहा। अब जैसे जैसे हम देखेंगे आगे, जैसे जैसे फ़िरोज़ शाह तुगलक का शासन बढ़ेगा तो इसकी धर्मांधता जो है वो काफ़ी बढ़ती जाएगी। और ये कट्टर सुन्नी मुसलमान था, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि किस तरह से वो अपना अच्छा मुसलमान होने का दावा करता है। तो ये एक कट्टर मुसलमान भी है और कट्टर सुन्नी है, ये हमको याद रखना है कि ये सुन्नी मुसलमान है। और ये शिया के प्रति भी इसका जो रवैया है वो काफ़ी अलग, काफ़ी कठोर दिखेगा। मुसलमान के रूप में इसने खुद को स्थापित किया है। अफीफ़ कहता है कि शासन के अंतिम वर्षों में वो धर्मांध होता चला गया, मतलब यहाँ तक कि अफीफ़ जो कि खुद भी एक मुसलमान है और चाहता है, इसने इसकी काफ़ी प्रशंसा भी की है क्योंकि इसने उलेमा वर्ग को संतुष्ट किया है। तो लेकिन फिर भी वो अफीफ़ भी इस बात को मानता है कि वो आखिरी में जाके काफ़ी धर्मांध हो गया। बर्नी
कहता है कि इसकी जो शासन जो इसका शासनकाल है उसकी शांति और समृद्धि का कारण ही उलेमा वर्ग का समर्थन था। यानी कि उलेमा वर्ग को इसने जो संतुष्ट किया वही इसके जो शासन में जो शांति स्थापित हुई है वो इसका कारण बरनी मानता है। अब इसने कुछ ऐसे परिवर्तन किए हैं जिससे हम इसकी धर्म की नीति का थोड़ा सा अध्ययन कर सकते हैं। खुतबे में सबसे पहले परिवर्तन करता है। तो खुतबा जैसे मैंने आपको बताया था कि एक धार्मिक प्रवचन होता है जिसमें केवल अभी तक जो है सुल्तान के नाम का ही उल्लेख किया जाता था, लेकिन फ़िरोज़ ने आदेश दिया कि अब खुतबे में उसके नाम के पहले निम्नलिखित बहुत सारे सुल्तानों का नाम जो है उल्लेखित किया जाएगा, जिसमें से उसने मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गियासुद्दीन तुगलक या और मोहम्मद बिन तुगलक सबके नाम उसने इस खुतबे में शामिल करवा दिए। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम उसने शामिल नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? क्योंकि मैंने आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी और वो एक ग़ुलाम था। तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम ये शामिल नहीं करवाता है खुतबे में। तो ये यहाँ से प्रश्न भी बन जाता है कि फ़िरोज़ शाह तुगलक के खुतबे में किस सुल्तान का नाम, दिल्ली के किस सुल्तान का नाम हमें नहीं मिलता। ब्राह्मणों पे जजिया लगाने वाला ये पहला ऐसा सुल्तान है। हालांकि जजिया इससे पहले भी लगाया जा चुका था, लेकिन ब्राह्मणों पे कभी जजिया नहीं लगा था। तो जजिया लगाने वाला ब्राह्मणों पे प्रथम सुल्तान है। और शिया मत के नेताओं को इसने बहुत मृत्यु दंड दिया। जैसा मैंने आपको बताया कि ये सुन्नी है और ये एक कट्टर सुन्नी है। तो शिया मत के जो नेता थे जैसे इबाहितिया हैं या इस्माइली समूह के जो नेता हैं उनको इसने मृत्युदंड दिया। और उसने अनेक ऐसे मुसलमानों को भी मृत्युदंड दिया जो सूफ़ी तौर तरीके पर अमल करते हुए रूढ़िवादी मत से दूर हो गए थे। यानी कि जो सूफ़ी मत जो है वो काफ़ी उसमें आधुनिकता के तत्व आपको मिलेंगे। तो वो उनको भी उसने मृत्युदंड दिया क्योंकि वो रूढ़िवादी जो परंपरा है उससे काफ़ी दूर हो गए थे। और इसने गैर इस्लामिक सजाएं समाप्त कर दी। जैसा मैंने आपको बताया था मृत्युदंड जो काफ़ी कठोरता से दिया जाता था, खाल निकलवा लेना, ये इसने समाप्त कर दिया। और जो भी नए हिंदू थे उनका भी ध्वंस किया है। और इसने खुद अपनी ही पुस्तक में जो इसने लिखी है फुतूहात ए फ़िरोज़ शाही, इसमें इसने खुद ही इसका वर्णन किया है कि जो जजिया देने वाले हिंदू हैं वो रक्षित लोग हैं जिनको जिम्मी बोला जाता है। जो जजिया देते हैं उनको जिम्मी बोला जाता है, मतलब वो प्रोटेक्टेड है, मतलब वो इस्लाम धर्म के नीचे उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है। तो जो जिम्मी थे उन्हें अपनी संपत्ति की सुरक्षा और पूजा करने की स्वतंत्रता तो प्राप्त थी, लेकिन उन्होंने बहुत सारे नए मंदिर बनाने शुरू कर दिए जो शरीयत के विरुद्ध थे। तो ये ऐसा वर्णन करता है कि उन्होंने बहुत सारे नए ऐसे मंदिर बनाने शुरू कर दिए जो शरीयत के विरुद्ध थे। तो उसके द्वारा 3 ऐसे मंदिरों के ध्वस्त करवा दिया गया। मतलब खुद बताता है कि उसने ऐसे 3 मंदिरों को ध्वस्त करवा दिया। दिल्ली के निकट मालवा गांव का एक मंदिर था और सोलहपुर गांव का मंदिर और गोहाना नगर में एक मंदिर है। तो इन 3 मंदिरों को ध्वस्त करा देता है और इसका ये वर्णन खुद करता है फुतूहत फ़िरोज़ शाही में। हालांकि ये मंदिर जल्दी नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। सोलहपुर गांव का मंदिर है, गोहाना नगर का मंदिर है और दिल्ली के पास एक मालवा गांव है, वहाँ का एक मंदिर है। अब महल के भित्ति चित्रों को भी नष्ट करवा दिया। भित्ति चित्रों को क्यों नष्ट करवा दिया? क्योंकि इस्लाम में इस बात की छूट नहीं है कि आप मानव चित्रों का चित्रण करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है इस्लाम में कि मानव शरीर जो है वो अल्लाह ने बनाया है और यदि आप उसको बना रहे हैं, एक इंसान उसको बना रहा है, तो वो अल्लाह की कहीं ना कहीं जो संरचना है उसको वो चुनौती दे रहा है। तो इसने जितने भी भित्ति चित्र थे, क्योंकि अब वो शरीयत के विरुद्ध थे, तो इसने उन चित्रों को भी नष्ट करने का आदेश दे दिया। हज की सरकारी खर्च से व्यवस्था करने वाला ये ऐसा प्रथम सुल्तान है। अब यहाँ से सरकारी अनुदान देने शुरू हो गए हैं हज के लिए। और प्रथम सुल्तान जिसने धर्म परिवर्तन हेतु नकद धन, राजकीय नौकरी आदि देने का लालच दिया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि धर्म परिवर्तन की जो नीति है वो किसी तरह से बहुत अच्छी सुदृढ़ तरीके से स्थापित कर दी है इसने। और जलालुद्दीन ने हमने देखा था कि इस नीति को परिवर्तन कर दिया था और धर्म परिवर्तन को उसने निषेध कर दिया था। अब यहाँ पे ये धर्म परिवर्तन के लिए
नकद धन भी दे रहा है, राजकीय नौकरी भी दे रहा है। और अफीफ जिसने तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी है इस बात का वर्णन करता है कि हिंदू दूर दूर से आते थे और धन के बदले इस्लाम ग्रहण करते थे। तो ये हमको एक उदाहरण भी दे रहा है। लेकिन अभी तक जो हमने इसकी बात की वो सारी की सारी ये थी कि शरीयत को किसी तरह से लागू कर रहा है और अच्छा सुल्तान, अच्छा मुसलमान होने का दावा कर रहा है। लेकिन इसने मदिरा पान पर कोई रोक नहीं लगाई। और मदिरा पान पर रोक लगाना तो बहुत बड़ी अलग चीज़ है। इसने एक अलग विभाग भी बना दिया मदिरा के लिए, जैसा कि अफीफ हमको बताता है कि इसने एक मदिरा के लिए एक अलग विभाग की गठन भी किया था। और जबकि मदिरा जो है वो शरीयत और इस्लाम में जो है वो उसको गुनाह माना गया है, नापाक माना गया है, तब भी इसने मदिरा पान पे रोक नहीं लगाई और ना ही इसने संगीत पर कोई रोक लगाई। जबकि संगीत और मदिरा पान दोनों जो है वो इस्लाम में इसको बुरा माना गया है, लेकिन इसने इस पे रोक नहीं लगाई। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो धर्म का जो इस्तेमाल कर रहा है वो केवल अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए कर रहा है, ना कि उसका कोई ऐसा कुछ मानना है कि उसको धर्म को स्थापित करना है। धर्म की स्थापना उसका उद्देश्य नहीं है, उसकी राज्य की स्थापना उद्देश्य है, लेकिन धर्म का उसको सहारा लेना पड़ रहा है यहाँ पे। और शब बारात को बड़े हर्षोल्लास से मनाता था। ये प्रथम ऐसा सुल्तान है जिसने महिलाओं को दिल्ली से बाहर संतों और शेखों की मज़ार के दर्शन पर जाने से रोक लगा दी। तो अभी तक महिलाओं को आज़ादी थी कि वो घर से बाहर निकल के शेखों और संतों की मज़ार पे जाया करती थी, परंतु इसने उस पर रोक लगा दी। जाजनगर अभियान जो ये किया इसने उड़ीसा में, अभी हम जिसकी आगे चल के बात करेंगे, उसका मुख्य उद्देश्य वहाँ के मंदिरों को नष्ट करना था, जिससे वो महमूद की तरह बुत शिकन कहला सके, मतलब एक उपाधि ले सके बुत शिकन की। और इसीलिए इसने जाजनगर का अभियान किया। खुद को इसने खलीफा का नायब भी घोषित किया। शासन में बढ़ती हुई असहिष्णुता का युग था। अब ये जो हम देख रहे हैं कि किस तरह से रिलीजियस इंटॉलरेंस है, मंदिरों को नष्ट कर रहा है और हिंदुओं का ध्वंस कर रहा है। हिंदुओं तो चलो बहुत दूर की बात है, इसने मुसलमानों में भी शियाओं को, जो शिया मत के जो मुसलमान थे उनका भी इसने किस तरह से शोषण किया। लेकिन कुछ ऐसे कृत्यों के बावजूद हिंदुओं को बहुत धार्मिक स्वतंत्रता थी इसके शासन में। लेकिन हम पूरी तरह से ये मान सकते हैं कि अब यहाँ से आधारभूत जो ढांचा है सल्तनत का वो यहाँ से परिवर्तित हो रहा है। इसके समय अब जैसा कि बहुत सारे उदाहरण भी मिलते हैं कि इसने हिंदुओं के मंदिरों को काफ़ी संरक्षण भी दी। तो गया का एक सूर्य मंदिर है वो इसके समय में बना। राजगीर शिलालेख के अनुसार पार्श्वनाथ मंदिर है, उसकी मरम्मत सुल्तान के आदेश से हुई। ऐसा एक शिलालेख में हमको ऐसा मिलता है, राजगीर शिलालेख, कि पार्श्वनाथ मंदिर की जो मरम्मत है वो सुल्तान के आदेश से हुई थी। अब इसके सैन्य अभियानों पे हम बात कर लेते हैं। इसने सैन्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसका जो शासन है बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है और बहुत अच्छे सैन्य अभियान नहीं हुए इसके समय। दक्षिण लगभग जैसा हमने देखा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही दायरे से काफ़ी बाहर हो चुका था और गुजरात में भी विद्रोह हुए थे। बंगाल पहले ही स्वतंत्र हो गया था, हमने देख लिया था। और बंगाल और गुजरात, सादा अमीर, इन सब का विद्रोह हम पढ़ चुके हैं पहले। लेकिन ना ये सुल्तान महान योद्धा था और ना ही एक कुशल सेना नायक था जो इस पूरे जो इसका सल्तनत है उसको पूरा संगठित कर सके। तो इसने ना कोई प्रदेश प्राप्त किया और ना ही कोई प्रदेश खोया। अब ये सैन्य अभियान तो करेगा लेकिन कोई भी नया प्रदेश ऐसा विजित नहीं करेगा। सबसे पहले इसने बंगाल में अभियान किया। बंगाल में इसने हालांकि अभियान तो किया लेकिन बंगाल को ही अपने शासन के अंतर्गत नहीं लेके आ पाया अंतिम समय तक भी। और प्रथम अभियान के समय, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था पहले अपने, जब हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात की थी कि हाजी इलियास ने किस तरह से वहाँ पे अपने आप को स्थापित कर लिया है सुल्तान। तो हाजी इलियास उस समय सुल्तान है जब इसने प्रथम अभियान किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। और हाजी इलियास ने एक इकादला नाम का एक दुर्ग है, वहाँ पे जाके शरण ले ली। और दुर्ग को ये भेद नहीं पाता है। जब ये भेद नहीं पाता है इस दुर्ग को, तो सुल्तान कहता है कि मैं किसी मुसलमान का रक्त नहीं बहा सकता। और ऐसा अफीफ हमको बताता है कि उस दुर्ग के अंदर जो महिलाएं थीं और जो बच्चे थे उनके रोने चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो उसकी वजह से सुल्तान जो है उसका हृदय काफ़ी करुणा से भर जाता है। तो इसलिए वो उस अभियान को आगे नहीं जारी करता और वो कहता है मैं किसी मुसलमान का रक्त नहीं बहा सकता। तो अब आपको इस वाक्य से, अगर आप पुराने लेक्चर सुने होंगे आपने खिलजी वंश की, जब हमने स्थापना की थी और जलालुद्दीन खिलजी की बात की थी, तो आपको याद आ रहा हो कि जलालुद्दीन खिलजी ने भी कुछ ऐसा ही वाक्य बोला था जब उसने रणथंभोर की चढ़ाई की थी और जब उसको वो जीत नहीं पाया था।
तो ये भी यहाँ पे इसी तरह के कुछ बात बोलता है कि मैं मुसलमान का रक्त नहीं बहा सकता, क्योंकि यदि मैं ऐसा करता हूँ तो मुझ में और मंगोलों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, और बंदियों को मुक्त कर ये वापस लौट जाता है। तो इस तरह से इसका जो पहला अभियान है वो विफल हो गया और ये बंगाल पे अपना अधिकार नहीं कर पाया। अब ये दूसरा जब अभियान करता है बंगाल पे, उस समय हाजी इलियास की उस समय तक मृत्यु हो गई है और उसका पुत्र सिकंदर शाह है वो शासन कर रहा है बंगाल पे। और जब ये अभियान करता है दोबारा, तो फिर सिकंदर शाह भी उसी दुर्ग में जाके शरण ले लेता है और सुल्तान से संधि करके उसको बहुत सारा धन दे के वापस भेज देता है। तो इस तरह से इसका दूसरा अभियान भी बंगाल को विजित नहीं कर पाया और ये धन संपत्ति लेके अपना वापस आ जाता है। लेकिन इसके दो महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं इस बंगाल के जो दूसरा अभियान है, ये हमें याद रखना है। इसने इसी अभियान के बाद लौटते समय जौनपुर शहर की स्थापना करी, उत्तर प्रदेश अवध में जौनपुर शहर की स्थापना करी, और जो इसने अपने भाई उलुग खां के नाम पे रखा था, और सुल्तान द्वारा अपने पुत्र फतेह खान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सिक्कों पे उसका नाम उत्कीर्ण कराया। यानी कि अपने बड़े बेटे का नाम जो है सिक्कों पे उत्कीर्ण करा दिया और उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। अब जाजनगर यानी उड़ीसा का एक अभियान जो ये करता है वो इसलिए करता है क्योंकि जब इसने बंगाल पे अभियान किया था तो वहाँ पे जो उड़ीसा का जो जाजनगर का जो शासक था, गणपति शासक वीर भानुदेव तृतीय, इसने बंगाल का पक्ष लिया था, तो इसलिए इसके विरुद्ध ये अभियान करता है। लेकिन जो गणपति शासक है भानुदेव तृतीय, ये बिना युद्ध किए ही भाग जाता है और नियमित रूप से कर देने के लिए और निश्चित संख्या में हाथी देने की हामी भरता है। इसको वादा करता है सुल्तान को कि ये नियमित कर देता रहेगा और बहुत सारे हाथी देगा। और सुल्तान जो है वो हाथियों का काफ़ी उसको क्रेज़ टाइप का था, एक तरह से बहुत ज़्यादा उसको हाथियों को रखने का चाव था, तो वो इस शर्त को कबूल करके और वापस चला जाता है। लेकिन धार्मिक वर्ग की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए फ़िरोज़ ने जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है उसको, उसकी मूर्ति को भंग कर दिया, उसकी मूर्ति तोड़ दी। और केवल इसलिए कि ये मंदिरों को जो तोड़ फोड़ किए वो इसलिए किया कि वो बुद्ध शिकन की जो उपाधि है वो धारण कर सके। बुद्ध शिकन यानी कि आइडल ब्रेकर, मतलब इस्लाम में जैसे कि आपको पता होगा कि मूर्ति पूजन निषेध माना गया है, तो बुद्ध शिकन की इसको उपाधि लेनी थी, इसलिए इसने इन मंदिरों का खंडन कर दिया। अब नगरकोट पे जो अभियान हुआ उसकी अगर हम बात करें, नगरकोट जैसा कि बताया था आपको पहले ही मैंने, कांगड़ा में है। यहाँ पे ज्वालामुखी मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है कांगड़ा में। और जब मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका अभियान किया था तो हमने देखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस तरह से संधि कर ली और वहाँ का जो नगरकोट का जो राय है उसने वार्षिक कर देने का उसको वादा किया था। अब जब ये फिरोज शाह तुगलक आता है गद्दी पे, उसके कुछ वर्षों के बाद जो है ये राय वार्षिक कर भेजना बंद कर देता है, जिसकी वजह से इसने नगरकोट का अभियान किया। तो 1365 में फिरोज़ ने अग्रिम वेतन देके चढ़ाई कर दी। अग्रिम वेतन मतलब सेना को कुछ इसने बोला कि 10% का जो वेतन है वो पहले ही दे दिया, एडवांस सैलरी दी उसको 10% सभी सैनिकों को, और यहाँ पे चढ़ाई कर दी। और यही इसका सबसे सफल सैन्य अभियान भी था, क्योंकि यहीं पे इसको सफलता प्राप्त होती है। आगे हम चल के देखेंगे थट्टा का भी जो अपना जो करेगा अभियान वो भी किसी तरह विफल हो जाता है। तो 6 महीने की घेराबंदी के बाद संधि होती है और जो राय है वो आत्मसमर्पण कर देता है, अधीनता स्वीकार कर लेता है। और फिरोज शाह ने ज्वालामुखी मंदिर, देवी मंदिर को नष्ट कर दिया। अब जैसा कि हमने देखा था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में उसने इस ज्वाला देवी मंदिर को नष्ट नहीं किया था और धार्मिक सहिष्णुता का उदाहरण दिया था, लेकिन यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक जो है उसकी नीति को विपरीत अनुसरण करता है और ज्वालामुखी देवी मंदिर को नष्ट कर देता है और वहाँ से प्राप्त बहुत सारे संस्कृत ग्रंथ को दिल्ली में लाके संग्रहित कर लेता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दलियाते फिरोज शाही नाम का उसने एक अनुवाद करवाया, फारसी अनुवाद, जो उसने ज्वालामुखी मंदिर के पास से 1300 संस्कृत ग्रंथ को लिया, लूटा था उनके आधार पे। अब इसका ये अंतिम अभियान है, सैन्य अभियान थट्टा में, सिंध में, जहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु भी हुई थी पहले। और अफीफ कहता है कि ये इसका सबसे कुव्यवस्थित अभियान था। तो ये हमें याद रखना है, ये वाक्य अफीफ ने बोला है, कुव्यवस्थित अभियान, और ये परीक्षा में पूछा जाता है। इसने मार्ग पे जाते समय, सिंध जाते समय अजोधन में बाबा फरीद के मकबरे में प्रार्थना करी। तो यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है, बाबा फरीद के मकबरे पे प्रार्थना करने वाला सुल्तान।
और इससे पहले मैंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी आपको बताया था, तो ये कोड में भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन वहाँ पे जब ये पहुँचता है अभियान में, तो महामारी से 3/4 सेना इसकी घोड़े जो हैं वो मर जाते हैं और इसको वहाँ से गुजरात भागना पड़ता है। यहाँ का जो शासक है वो है बान बीना। बान बीना नाम का एक शासक है, और ये बान बीना की यहाँ पे जो राज्यपाल है, जो सल्तनत का जो राज्यपाल है, वो इसको शिकायत करता है फिरोज शाह तुगलक को कि ये जो बान बीना है ये मंगोलों को प्रेरित कर रहा है आक्रमण करने के लिए। तो इसलिए ये अभियान होता है पूरा। और जब ये अभियान होता है तो वहाँ पे उसकी 3/4 सेना घोड़े जो है वो मर जाते हैं और फिरोज शाह तुगलक को जो है वो गुजरात भागना पड़ता है। जैसे तैसे उसकी सेना अहमदाबाद पहुँचती है। अब ये दोबारा ही 6 महीने के बाद फिर एक छोटी सेना लेके, अभी तक अब इसकी सेना पहले से बहुत छोटी हो गई, हालांकि इसने दिल्ली से सेना को बुलाया है अपनी। और यहीं पे जो इसका वज़ीर है जिसके बारे में हमने बात की थी, खाने जहाँ मकबूल, वो काफ़ी सदृढ़ तरीके से दिल्ली को संभाल के रखता है, क्योंकि ये जो अभियान है इसका काफ़ी लंबा चला है, 2.5 वर्ष करीब अभियान चलेगा। तो इस 2.5 वर्ष के समय में जो दिल्ली है उसको पूरी तरह से नियंत्रित रखता है मकबूल, इसका जो वज़ीर है। और यहाँ पे उसकी प्रशासनिक प्रशंसा की जानी चाहिए। और यहाँ से छोटी सेना लेके पहुँचता है, हालांकि दिल्ली से भी उसने मकबूल ने कुछ सेना भेजी है, लेकिन अभी भी ये सेना जो है पहले के मुकाबले छोटी रहती काफ़ी। और ये पुनः सिंध लौटता है और पूर्वी थट्टा जो है उसको ये जीत लेता है। लेकिन पश्चिमी सीमा को जीतना इसके लिए काफ़ी मुश्किल रहता है। और उसी समय इसकी कुछ किस्मत ऐसी थी कि वहाँ पे अकाल पड़ जाता है, और जो बान बीना है वो उसको ऐसा लगता है कि अब वो और युद्ध नहीं कर पाएगा और वो संधि के लिए तैयार हो जाता है। तो एक सूफ़ी संत हैं सैयद बुखारी, इनके माध्यम से एक संधि होती है। तो ये हमको नाम याद रखना है, सूफ़ी संत सैयद बुखारी के माध्यम से यहाँ पे संधि हो रही है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से राजनीति में सूफ़ी जो मत के संत हैं उनका भी किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है और किस तरह से उनकी भूमिका बन रही है। और ईश्वरी प्रसाद आधुनिक इतिहासकार हैं, वो इसके फिरोज़ के जो सिंध अभियान है उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं कि सिंध का जो अभियान है फिरोज़ की मूर्खता और एक कूटनीतिक अदूरदर्शिता का उदाहरण है। तो इस तरह से हमको ये याद रखना है कि ये ईश्वरी प्रसाद जी ने बोला है। और ईश्वरी प्रसाद ने फिरोज़ शाह तुगलक के ऊपर काफ़ी टिप्पणियाँ की हैं। विद्रोह इसके समय में बहुत ज़्यादा नहीं हुए, 3 विद्रोहों का हमको उल्लेख मिलता है। एक गुजरात का राज्यपाल है दामगानी, इसको सादा अमीरों ने ही इसका दमन कर दिया और इसका खात्मा सादा अमीर ने कर दिया। तो इसके लिए फ़िरोज़ को सेना ले जानी नहीं पड़ी, सादा अमीरों ने इसका वध कर दिया, दामगानी जो कि गुजरात का राज्यपाल था। इसके अलावा हमको इसका एक मिलता है रुहेलखंड के कटेहर के जो राजपूत हैं, कटेहर राजपूत रुहेलखंड में, उनका विद्रोह होता है। उनका नेता है राय खरकू। राय खरकू ने बदायूं के राज्यपाल सैयद मोहम्मद और उसके भाई की हत्या कर दी। अब बदायूं जो है वो सल्तनत के अधीन है और वहाँ पे राज्यपाल है सैयद मोहम्मद, और उसके भाई की इसने हत्या कर दी है राय खरकू ने। तो सुल्तान ने कटेहर की ओर कूच किया तथा समस्त प्रदेश को नष्ट कर दिया। ऐसा हमको अफीफ बताता है कि सुल्तान ने कूच किया उधर और पूरा का पूरा प्रदेश जो है वो नष्ट कर दिया। तो इस तरह से विद्रोहों का तो दमन हो गया। अब हम देखते हैं कि इसकी मृत्यु किस तरह हुई। और जब इसकी मृत्यु हो रही होती है फिर उसकी उस समय उत्तराधिकार की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है इस सुल्तान के सामने। अब फतेह खान जिसको इसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, जिसका सबसे बड़ा बेटा था, उसकी मृत्यु हो जाती है 1374 में। जब उसकी मृत्यु होती है 1374 में, तब ये अपने दूसरे बड़े बेटे को, मतलब अब जो जीवित बचा है बेटा, उस जफ़र खान, इसको ये नियुक्त करता है और इसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब इस समय जो खाने जहाँ मकबूल जो इसका वज़ीर था, उसका जो दूसरा उसका जो बेटा है अभी, वो खाने जहाँ है और उसका भी नाम खाने जहाँ मकबूल ही है। तो वो जो है वो सुल्तान के कान भरना शुरू करता है राजकुमार मोहम्मद के विरुद्ध। अब राजकुमार मोहम्मद जो है इसका ये तीसरा जीवित पुत्र है, तो इसके विरुद्ध ये कान भरना शुरू करता है। लेकिन सुल्तान को इस बात का पता चल जाता है और सुल्तान ये समझ जाता है कि ये जो वज़ीर है ये मुझे भड़काने की कोशिश कर रहा है। और सुल्तान इसके विरुद्ध एक तरह से इसके विरुद्ध कुछ एक्शन लेता है। तो ये जो वज़ीर है ये भाग जाता है
यहाँ से इसको भागना पड़ता है सल्तनत छोड़ के। अब मोहम्मद को ये अगला सुल्तान घोषित कर देता है फ़िरोज़ शाह तुगलक, और इस समय इसकी जो उम्र है वो लगभग 90 साल हो गई है और काफ़ी वृद्ध ये सुल्तान है। तो मोहम्मद को अपना अगला सुल्तान घोषित करता है, जिसने इस वज़ीर का वध करवा दिया, मतलब खाने जहाँ मकबूल का ये वध करवा देता है मोहम्मद। और 1387 में ये सिंहासन पे बैठता है नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से। तो ये नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से बैठ जाता है 1387 में सिंहासन पे, लेकिन ये भोग विलासिता में डूब जाता है। और जो फ़िरोज़ के जितने दास हैं, अब जैसे मैंने बताया था आपको, दासों का बहुत इसको चाव था, उसके बहुत सारे दास थे। तो इसके जो दास हैं, अब ये क्योंकि वज़ीर की भी इसने हत्या करवा दी है, तो इसके विरोध में खड़े जाते हैं दास। और ये जो नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह है, ये उनका दमन करने का प्रयत्न करता है, लेकिन जितने भी दास हैं ये फ़िरोज़ को ही नासिरुद्दीन के सामने युद्ध के मैदान में खड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से नासिरुद्दीन को सिरमौर की पहाड़ियों में भागना पड़ता है। और जितने ये नासिरुद्दीन की सेना के सैनिक हैं, वो अपने पुराने मालिक को देखकर उसी की तरफ आ जाते हैं, और ये नासिरुद्दीन सिरमौर की पहाड़ियों में भाग जाता है। फ़िरोज़ ने इसके बाद जो इसका फ़तेह खान जो बेटा था, इसका बड़ा बेटा जिसकी मृत्यु हो गई, उसके पुत्र तुगलक शाह को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। तो इस तरह से तुगलक शाह को ये नियुक्त करता है, और इसकी मृत्यु हो जाती है फ़िरोज़ शाह तुगलक की 1388 में, सितंबर में इसकी मृत्यु हो जाती है। और तुगलक शाह आगे चल के गियासुद्दीन तुगलक शाह की उपाधि लेके सिंहासन पे बैठ जाता है 1388 में। तो गियासुद्दीन तुगलक शाह है ये। और इसके बाद बहुत जल्दी जल्दी सुल्तान चेंज होते रहेंगे इसमें तुगलक वंश में, जिसकी हम चर्चा अगले सत्र में करेंगे। अभी हम फ़िलहाल इसका मूल्यांकन अगर कर लें फ़िरोज़ शाह तुगलक का, तो उलेमा परस्त नीतियों ने जो इसने अपनाई थी, उसके कारण अफ़ीफ़ और बर्नी दोनों ही इसकी प्रशंसा करते हैं, और बर्नी इसको दिल्ली का आदर्श सुल्तान मानता है। तो ये हमको याद रखना है, बर्नी ने दिल्ली का आदर्श सुल्तान किसे माना है, क्योंकि बर्नी ने बहुत सारे सुल्तानों के ऊपर अपनी पुस्तक में लिखा है, जलालुद्दीन खिलजी से लेके फ़िरोज़ शाह तुगलक तक, लेकिन इसने फ़िरोज़ शाह तुगलक को दिल्ली का जो है वो आदर्श सुल्तान माना है, और अपनी जो पुस्तक है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, वो इसने फ़िरोज़ शाह तुगलक को ही समर्पित की है। लेकिन किसी भी शासक की जो मूल्यांकन है वो हमको उसकी इन नीतियों के बजाय उसके जो प्रशासनिक सुधार हैं और जो उसके जन कल्याण के कार्य हैं उसके आधार पर करनी चाहिए। तो उसके द्वारा जन कल्याण से जुड़े कार्यों को दी गई प्राथमिकता के कारण वो प्रशंसनीय है। और सल्तनत में उदार या कल्याणकारी निरंकुशता जो हमने देखी थी, जलालुद्दीन खिलजी ने जिसका प्रारंभ किया था, उस परंपरा को फ़िरोज़ शाह तुगलक जो है ये पुनः स्थापित भी करता है, और इसको बहुत हद तक एक चरमोत्कर्ष पे भी लेके जाता है। हमको ये याद रखना, कल्याणकारी निरंकुशता है इसका सिद्धांत। और वह सल्तनत के पतन के मौलिक कारणों का जन्मदाता तो नहीं था, पर इसने इस पतन में काफ़ी गति प्रदान करी। जैसा कि हमने देखा कि किस तरह से अब दास जो हैं वो सल्तनत की राजनीति में अपना भागीदारी निभा रहे हैं, और इसने बहुत सारे पदों को वंशानुगत भी कर दिया था। तो इसकी जो वंशानुगत नीति थी उसने प्रशासनिक ढांचे को काफ़ी कमज़ोर कर दिया, और इसकी दास प्रीता भी जो है वो आगे चल के राजनीतिक विघटन का कारण बनी। हम देखेंगे किस तरह से आगे चल के एक करके सुल्तान जो है वो गद्दी से उतर रहे हैं और किस तरह से उनका वध किया जा रहा है। इसी के आधार पे इसका पूरा अगर मूल्यांकन जो है ईश्वरी प्रसाद जो इतिहासकार हैं उन्होंने इस तरह से किया है कुछ, कि फ़िरोज़ की नीति अच्छाई और बुराई का एक विचित्र मिश्रण दी। मतलब किस तरह से वो अच्छाई भी कर रहा है, बुराई कर रहा है, वो एक विचित्र मिश्रण है। और महान हृदय सम्राट अशोक की प्रतिभा का 100वां भाग भी फ़िरोज़ में नहीं था, ऐसा ये बोलते हैं। क्योंकि जो अशोक है उसने किस तरह से, हम देखेंगे आगे चल के, धार्मिक सहिष्णुता का उदाहरण पेश किया है, तो इसके आधार पे ये बोलते हैं कि उसका 100वां भाग भी इसमें नहीं है। हमको याद रखना है, ईश्वरी प्रसाद का कथन है ये नेट के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपसे कि ये कथन किस इतिहासकार का है फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कथन है आरसी मजूमदार का, और ये हमको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये आ भी चुका है परीक्षा में, कई परीक्षा में आ चुका है, नेट में भी आ चुका है। और आरसी मजूमदार कहते हैं, फ़िरोज़ इस युग का सबसे धर्मांध सुल्तान था जो इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी और औरंगज़ेब का अग्रगामी था। यानी कि
अब आगे चल के जो सिकंदर लोधी और औरंगज़ेब, उनकी अगर धार्मिक नीति देखेंगे तो फ़िरोज़ शाह तुगलक से भी आगे चल के हैं कुछ, लेकिन ऐसा बोला जाता है, ऐसा आरसी मजूमदार साहब मानते हैं कि फ़िरोज़ शाह तुगलक की जो नीतियाँ थीं वो एक आधारभूत ढांचा बनाती हैं। आगे चल के सिकंदर लोधी और औरंगज़ेब जिसका अनुसरण करेंगे शरीयत का, और इसकी जो ऐसी धार्मिक नीति है उसको एक चरमोत्कर्ष पे लेके जाएंगे। तो इस तरह से फ़िरोज़ शाह तुगलक जो है वो उनका अग्रगामी माना है आरसी मजूमदार ने। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। यदि आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम इसके अगले लेक्चर में बात करेंगे किस तरह से तुगलक वंश का अंत होता है, और तैमूर का जो आक्रमण है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तैमूर के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।